Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video I will continue your chapter 8, the glory of Bharatvarsha. Okay, in previous video I have already explained here. Okay, I will start from here. मैंने पहले वाले वीडियो में ही बोला था कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, यहाँ तक आपका यहाँ स्टॉप करूँगी वीडियो, यहाँ से स्टार्ट करूँगी. ओके, चलो नाउ एंसाइंट इंडिया. एंसाइंट इंडिया मीन्स प्राचीन इंडिया, ओल्ड इंडिया, जिसको क्या बोलते हैं? ओल्ड इंडिया, प्राचीन इंडिया, पुरानी इंडिया. एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी, खेती बाड़ी. वी गेट मैक्सिमम फूड, वी गेट मैक्सिमम फूड वी कंज्यूम एंड थिंग्स वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स. ओके, अब हम हमारा मैक्सिमम फूड जो है हम जो यूज़ कर, वी कंज्यूम, कंज्यूम मीन्स उपयोग करना, यूज़ में लेना. ओके, तो हम हमारा जो खाने की जो चीज़ होती है जो उपयोग में लेते हैं ऐसी चीज़ें, और जो डेली लाइफ में जो हमारे यूजेबल जो थिंग्स है वो हमें कहाँ से मिलती है? तो फार्म प्रोडक्ट्स. फार्म मतलब एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से. सब्जियाँ तो खेती बाड़ी में ही उगेगी. फ्रूट्स तो वहीं उगेगा ना. यानी हम जो भी खाना खाते हैं, सब्जी है, फिर हमारा जो ग्रेन्स हम यूज़ करते हैं वो भी खेती बाड़ी से. गेहूँ जैसे खाते हैं तो गेहूँ भी खेती बाड़ी में, बजरी, मकाई, ये वॉटेवर. ओके, अब हम सिर्फ जो ये सब फार्म में आता है. बाकी जो एक्वेटिक जो प्रोडक्ट है, एक्वेटिक मीन्स पानी में, जैसे फिश है वो सब खाते हैं. वो बहुत रेयर केस में, वो तो कोई लोग खाते वही. बाकी तो मोस्टली जो चीज़ें उसमें भी डालने के लिए मसाले जो चाहिए वो उसके लिए फार्म की प्रोडक्ट्स ही यूज़ होती है. ओके, फार्मिंग बेगन इन एंसाइंट इंडिया. इन दोज डेज ऑल्सो वेरियस टूल्स एंड इरीगेशन फैसिलिटीज वर डेवलप्ड फॉर फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी. ओके, ये जो एंसाइंट इंडिया से ही बैगन हुआ है. बैगन मतलब शुरुआत हुई है. ऐसा नहीं कि खेती बाड़ी पहले के ज़माने में लोगों को करना नहीं आती थी, उन लोगों ने सिखाया. हमने तो सिर्फ उसमें थोड़ा सा इनोवेशन किया है. ओके, कि उसमें इस तरीके से करेंगे तो और अच्छा होगा, बस वो है. बाकी ये जो सर्च किसने किया फार्मिंग का? एंसाइंट पीपल नहीं. ओके, अब उस टाइम अलग अलग तरीके के वेरियस टूल्स में अलग अलग टूल्स का यूज़ करते. इरीगेशन मतलब सिंचाई की जो सिस्टम होती है वो उसका फैसिलिटी वो भी यूज़ करते थे. ओके, फार्मिंग के, यानी फार्मिंग को कुछ अलग तरीके से करने के लिए. ओके, इन एंसाइंट टाइम्स wheat, barley, paddy, ज्वार, मिलेट, सीसम, पीस एक्सेट्रा वर कल्टिवेटेड. ओके, एंसाइंट टाइम में, प्राचीन समय में ये वीट, बर्ली, पैडी, ज्वार, मिलेट, सीसम, ये सब पीस वगैरह है ना, वो कल्टिवेटेड हुआ. कल्टिवेट मतलब उसकी वो सब विकसित होना या खेती, उसकी खेती करना. ओके, उसकी खेती बाड़ी करते हैं ना, जो खेती बोलते हैं ना. टूल्स, अब टूल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं? हाउ टाइप्स? In Harappan culture, plough has not been found among tools used in agriculture. मतलब एग्रीकल्चर में जो टूल्स यूज़ होते थे. ओके, टूल्स तो हरप्पन जब कल्चर चल रहा था उसमें कैसा था? प्लूफ मीन्स वो आपको पता होगा कि जो ज़मीन होती है ना, ज़मीन, लैंड, उसको डीग करना पड़ता है. उसके बाद उसमें सीड्स डाले जाते हैं. तो वो प्लूफ करने की जो सिस्टम थी वो फाउंड नहीं की थी. मतलब किसी को भी पता नहीं था कि ज़मीन को प्लूफ करना पड़ता है, यानी पूरा उसकी खुदाई काम करनी पड़ती है. ओके, और फिर उसमें सीड डालने थे. पहले तो यहाँ वहाँ फेंक देते थे, बारिश हो जाती थी, उग गया ऐसा था. फिर धीरे धीरे उनको पता चलता. तो एग्रीकल्चर में वो लोग जो टूल्स यूज़ करते थे उसमें प्लूफ अभी भी यूज़ करते नहीं थे हरप्पन कल्चर में. और क्या अभी तो करते सब लोग. बट plough shaped toy has been found, so it can be said that they were using plough for farming. एक्चुअली हरप्पन कल्चर जब चल रहा है, हरप्पन संस्कृति में कैसा, हरप्पन संस्कृति में लोग प्लूफ का यूज़ नहीं करते, पर इस प्लूफ के शेप के बहुत सारे टॉयज़ मिले. प्लूफ के शेप के बहुत सारे टॉयज़ जो है उन लोगों को फाइंड आउट हुआ है. इससे इतना तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने फार्मिंग के लिए प्लूफ का यूज़ किया होगा. ओके, प्लूफ का यूज़ किया होगा. यूज़ ऑफ आयरन टूल्स.
had been increasing in the field for agriculture. It includes axes for clearing forests and front portion of plough used for ploughing soil. In addition, they were familiar with sickle, axe, etc. also. अब आयरन टूल्स का वो लोग एग्रीकल्चर में जो खेती बाड़ी करने के लिए जो भी यूज़ करते थे उसमें आयरन टूल्स, आयरन मतलब लोहे के जो टूल्स होते थे ना उसका ज़्यादा यूज़ करने लगे थे, कुछ ज़्यादा यूज़ करने लगे थे। इसमें वो लोगों ने क्या, एक्सिस में कैसा होता है, पीछे जो उसका हैंडल्स होता है ना वो लकड़े का होता है और आगे का जो होता है ना एक्सिस में वो लोहे का होता है, आयरन का होता है। ओके, तो आयरन का तो फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए उसने एक्सिस बनाया और उसका यूज़ कर एक्सिस फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए मतलब उसके पेड़ पत्ते वो काटने के लिए, डालियाँ वाले काटने के लिए। ओके, तो जो फिर प्लूफ का सॉइल को प्लूफिंग करने के लिए, प्लूफिंग मतलब ऊपर का जो सॉइल होता है उसको खोदने के लिए, खुदाई काम जो करते हैं ना खुद, उसमें वो प्लूफ का यूज़ करने लगे। ओके, बाकी वो लोग फैमिलियर किसी सिक्कल और एक्स के साथ तो फैमिलियर थे, फैमिलियर मतलब उसका ज़्यादा यूज़ करते थे एक्स सिक्कल से। ओके, अब इरीगेशन क्या, इरीगेशन सिंचाई कैसे करते थे, मतलब खेती बाड़ी ऐसे तो नहीं है, बिना विदाउट वाटर कोई भी खेती पॉसिबल नहीं है। ओके, विदाउट रिच विलेजेस इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर किंग्स एंड देयर किंगडम्स टू सर्वाइव, जस्ट एज न्यू टूल्स एंड सीडलिंग्स वर इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इरीगेशन ऑल्सो प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल। At this time, canals, wells, lakes and artificial reservoirs were created for irrigation. Without rich villages means ऐसे villages जहाँ पानी की पूरी फैसिलिटी होती है। रिच विलेजेस किसको बोलते हैं, जहाँ बिजली होती है, पानी की पूरी फैसिलिटी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे विलेजेस थे जहाँ किंग के जो किंगडम में, राज्य में जो पीपल होते थे उनको भी सर्वाइव करने के लिए डिफ़िकल्ट था, कि सर्वाइव मतलब जिंदा रहना, पानी वहाँ नहीं मिलता था। कई गांव ऐसे थे कि जहाँ सर्वाइव करना मतलब एक बहुत मुश्किल काम था। ओके, क्योंकि वहाँ पानी, खाना, यानी वहाँ इवन राजा भी वहाँ सर्वाइव करने में डिफ़िकल्ट फील करता था। अब बहुत सारे ऐसे टूल्स इम्प्रूव हुए। अब दूसरा ये कि इरीगेशन बहुत यूज़फुल था खेती बाड़ी में, फार्मिंग में इरीगेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए उस टाइम डेवलप हुआ है। इरीगेशन के लिए क्या हुआ, इरीगेशन के लिए कैनल्स बनवाई, वेल्स बनवाए, लेक्स बनवाए, आर्टिफिशियल रिजर्वर्स, आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, आर्टिफिशियल ओके, जलाश्रय यानी कुदरती जो होता है नेचुरली, वो नहीं, मैन मेड रिसोर्सेज। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड बोल सकते हो कि इंसानों के द्वारा जो बनाया हुआ होता है ना उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। ओके, तो आर्टिफिशियल रिजर्वर मतलब जलाशय। ओके, नाउ लिसन, एंसेंट इंडिया मतलब प्राचीन इंडिया, ओल्ड इंडिया। रूरल लाइफ, रूरल मीन्स गांव की जो लाइफ होती है ना, विलेज लाइफ जिसको बोलते हैं। रूरल लाइफ मीन्स विलेज लाइफ, विलेज लाइफ। रूरल मीन्स विलेज लाइफ, ग्राम्य जीवन जिसको बोलते हैं ना, गांव का जीवन। लाइफ इन द विलेज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ वॉज एज फॉलोड। द हेड ऑफ द विलेज वॉज कोल्ड Gram Bojak in the North India. Usually people from the same family remained on the post for generations. This post was hereditary. अब नॉर्थ के जो गांव है, नॉर्थ और साउथ के जो गांव है, छोटे छोटे गांव, उसकी जो लाइफ थी वो एकदम अलग थी। क्योंकि नॉर्थ का खाना और साउथ का खाना, उनके रहन सहन सब कुछ एकदम डिफरेंट, नॉर्थ का अलग, साउथ का अलग, एकदम अलग। और जो गांव के जो हेड होते थे ना, गांव के, अभी गांव के जो हेड होते हैं उसको सरपंच बोलते हैं, पर पहले के ज़माने में उनको क्या बोलते थे, जैसे नॉर्थ इंडिया में मतलब ऊपर वाला, ऊपर की तरफ नॉर्थ इंडिया। ओके, ऊपर की तरफ। ओके, तो नॉर्थ इंडिया में जो गांव का मैन हेड होता है ना, हेड गांव का, उसको पहले सरपंच बोलते थे, पर अभी उस ज़माने में प्राचीन इंडिया में क्या बोलते थे, ग्राम भोजक। ओके,
दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके, अब कैसा होता कि पीपल होता था ना. अब गांव पहले के ज़माने में कैसा था, अभी के ज़माने में सब लड़ाई वड़ाई होती थी. पहले ज़माने जैसे बाप होता था, बाप की जो भी वैल्दी मतलब संपत्ति जो होती थी, माल मिलकर जो भी होता है वो अपने बेटे को ही देते, चाहे उसके 3 हो 4 हो 5 हो, जो भी उनको देना होता है. उसके बाद उनके पास जो भी संपत्ति आती थी वो उनके बेटे को, वो उनके बेटे, यानी वो उन लोगों का एक हेरिडिटरी था. हेरिडिटरी मतलब वंश के अनुसार चलने वाला. यानी राजा के कैसा था कि वो राजा मर जाता था तो उसके बाद गद्दी जो थ्रोन थी उस पर कैसा था कि उसका बेटा ही बैठता था. इसी तरह ये गांव में भी पहले के ज़माने में ऐसा ही था. ग्राम भोजक यूज्ड टू बी द बिगेस्ट लैंड ओनर इन द विलेज. दिस लैंड ओनर यूज्ड टू कीप पीपल ऑन रेंट टू डू फार्मिंग. किंग ऑल्सो गेव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू. ही लुक्ड आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑल्सो. अब जो ग्राम भोजक यानी गांव का जो मुखिया हेड बोलते थे उसको ग्राम भोजक बोलते थे. और ग्राम भोजक होता था, उसका क्या होता था कि पूरे गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन उसकी ही होती थी. गांव में ज़मीन सबकी होती है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़मीन जो होती है वो किसकी होती थी, ग्राम भोजक की. ग्राम भोजक जो होता था ना, अभी हम सरपंच बोलते हैं, पहले के ज़माने में ग्राम भोजक बोलते थे. उसकी सबसे ज़्यादा ज़मीन, इसीलिए तो उसको हेड बनाया क्योंकि पूरे गांव में ज़मीन जो होती थी उसकी होती थी. और जो किंग होता था, राजा हर जगह नहीं जाता था ना, जा पाता. तो रेवेन्यू मतलब वो महसूल बोलते हैं ना, कर उगराते हैं, टैक्स. रेवेन्यू मीन्स टैक्स बोल सकते हैं. तो टैक्स कलेक्ट करने का काम भी ये जो ग्राम भोजक होता था ना उसको दे देते थे. ये गांव का टैक्स जो है वो आप कलेक्ट करोगे, यानी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते कि हर जगह किंग नहीं पहुंच पाता. अब जो होता था कि जो लैंड ओनर मतलब जो सरपंच यानी ग्राम भोजक जो है वो उसकी ज़मीन ज़्यादा होती थी, तो वो खेती बाड़ी खुद तो करने जाएगा नहीं, तो वो इंसानों को रेंट पे रखता था. और या तो ज़मीन है वो अपनी ज़मीन वो रेंट पर दे देता था उगाने के लिए, क्योंकि वैसे फालतू के तो पड़ी नहीं रहने देंगे ना. अब उसको गांव की जो भी सिचुएशन होती थी उसको ही हैंडल करना होता था. और उसको किंग को या तो जो मैन उसके ऊपर जो होता है उसको सारा फीडबैक देना होता है. There were 3 types of people living in southern India: big landlords, small farmers and landless laborers. ओके, अब साउथ में साउथर्न इंडिया है, साउथ टाइप का जो इंडिया है ना, नीचे वाला हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, केरला, ये सब है ना, उसमें कैसा था 3 तरीके के लोग रहते थे. कौन से 3 तरीके के लोग, 3 टाइप के. तो एक तो बिग लैंड लॉर्ड्स, बिग मतलब जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी, वैसे लोग रहते थे. और कुछ खेडूत फार्मर्स जो होते थे, सेकंड नंबर के फार्मर्स लोग रहते थे. और थर्ड में कौन से आते थे, लेबरर मतलब जो मजदूरी काम नहीं करते थे वो लोग रहते थे. यानी 3 टाइप्स के लोग ही रहते थे पहले के ज़माने में. ये एंसेंट इंडिया की बात थी. ओके, अभी की बात नहीं है. चलो, लाइफ इन टाउन्स. Most of the cities were capitals of Mahajanapadas. About 2,500 years ago, these cities were protected by fortification. Spherical walls have been found from many cities, which were known as wells. These wells were used for toilets, drains and dustbins. अब बहुत सारी सिटी ऐसी होती है जिसकी कैपिटल्स होते हैं महाजनापदा. महाजनापदा मतलब जहाँ ज़्यादा बस्ती होती है. महा मीन्स ज़्यादा, जन मीन्स लोग, महाजन यानी बहुत ज़्यादा बस्ती, यानी पॉपुलेशन जिसकी ज़्यादा होती है ना उसकी कैपिटल सिटी रखते थे. ओके, और सिटी का तो पहले के ज़माने में सिटी कैसा होता था, ये कितने साल, 2500 साल पहले था, 2005 years ago. यानी तो 2500 साल पहले का जो महाजनापदा की कैपिटल सिटी होती है वो कैसे होती थी. तो सिटी होती थी ना, उसको फोर्टिफिकेशन किया होता है. फोर्टिफिकेशन मीन्स जैसे कोई सिटी हो उसके आसपास जो दीवार बनाते ना, फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी, मतलब वो सिटी में कोई बाहर से हमला करने के लिए, आक्रमण करने के लिए ना आए. पहले के ज़माने में ऐसे वार बहुत होते थे. वार मीन्स युद्ध.
तो युद्ध करने के लिए अपने राज्य, अपने सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग पहले के राजा जो भी थे वो क्या करते थे, अपने जो भी एरिया है ना उसके आसपास किला बनाते थे। किला मतलब दीवार बना देते ऊपर इतनी हाइट पे कि बाहर से कोई आ ना सके, उसका एक ही गेट रहता था जिससे हम वो सिटी में अंदर एंटर हो सके। ओके, पीपल इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज यूज्ड व्हीट, barley, राइस, मिल्क, कर्ड, घी, फ्रूट्स एक्सेट्रा एंड मीट एंड फिश फॉर ईटिंग पर्पस। अब रूरल एरिया, रूरल मतलब कैसा पता है, गांव के लोग होते हैं, लेकिन उसमें भी कैसे होता है एकदम नीचे की तरफ जो होता था ना गांव, यानी जिसका बहुत डेवलप नहीं होता था, जो गांव का डेवलप ज़्यादा नहीं होता था उसको रूरल एरिया बोलते। ओके, तो वहाँ के जो पीपल थे वो ज़्यादातर व्हीट का, बर्ली, राइस, मिल्क, कर्ड, दही यानी घी, फ्रूट्स वो सब खाते थे। और मीट और फिश तो सिर्फ एक खाने के पर्पज़ से ही खाते हैं, यानी कभी कभी मीट और फिश जो है वो कभी कभी खाते थे। पहले के ज़माने में सब खाते, पर धीरे धीरे क्या फार्मिंग का डेवलपिंग हुआ ना, वैसे वैसे उन लोगों ने नॉनवेज खाना थोड़ा कम कर दिया और जितना हो सके फार्म प्रोडक्ट जो थी उसको ही उस पर डिपेंड रहना स्टार्ट कर दिया। ओके, नाउ टर्न योर पेज। Usually men and women wear two clothes। अब जो भी मैन होता था, ये लेडीज स्त्रियाँ हो या पुरुष हो, कोई भी दो ही कपड़े पहनते थे। द क्लॉथ दे wore on the lower part of the body was called nivi and the cloth wore on the upper part of the body was called vas। Sometimes they wrapped a cloth like dupatta around the upper part which are called adhivas। Okay, कभी कभी मैन हो या तो वुमेन हो, दो ही कपड़े पहनते थे, एक नीचे लपेटते थे, एक ऊपर लपेटते थे, दो ही कपड़े होते थे। और जो ऊपर वाला नीचे वाला जो पहनते थे ना नीचे की तरफ, उसको नीवी बोलते थे। नीवी यानी उनका कपड़ा कैसा लपेटना ही होता था। तो जिस नीचे लोअर पार्ट मतलब नीचे का जो हिस्सा होता था वहाँ जो पहनते थे ना, जैसे स्कर्ट पहनते हो ना आप लोग, स्कर्ट वर्ट उस तरीके का पहनते थे तो उसको नीवी बोलते थे। और ऊपर जो पहनते थे उसको वास बोलते थे, वास ऊपर वाला। और कभी कभी तो दुपट्टा जैसा ही लपेट लेते थे ऊपर लेडीज लोग, जिसको क्या बोलते थे, अधिवास। अब है एंशिएंट इंडियन आर्ट मीन्स कला। अब क्या क्या कला थी देखते चलो। एंशिएंट इंडियन आर्ट, हिस्टोरियंस डिवाइड आर्ट इन टू पार्ट्स। हिस्टोरियन जो थे, हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार जो थे, उन्होंने आर्ट को दो हिस्सों में बांटा है, दो हिस्सों में। इसमें फर्स्ट है फाइन आर्ट्स अभी भी चलता है, इसकी पढ़ाई भी होती है बच्चों के, फाइन आर्ट्स के कोर्स आते हैं। एंड सेकंड है परफॉर्मिंग आर्ट्स। फाइन आर्ट्स अलग है और परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब सबके सामने परफॉर्म करके जो करते हैं ना आर्ट, उसको परफॉर्मिंग आर्ट्स बोलते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब जैसे सिंगिंग करना, डांसिंग करना, वो सब परफॉर्मिंग। फाइन आर्ट्स मतलब ड्राइंग करना, क्योंकि उसके किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेंटिंग करना, वो सब। ओके, अब देखो फाइन आर्ट्स इंक्लूडेड ड्राइंग, पेंटिंग, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, क्ले आर्ट एक्सेट्रा। अब फाइन आर्ट्स जो है उसमें क्या होता है, ड्राइंग होता है, पेंटिंग करना होता है, पढ़ाई, लिटरेचर मतलब पढ़ाई, अभ्यास जिसको बोलते हैं, आर्किटेक्चर मतलब जो कुछ बनाना है तो अपने आप एक रूम में बनाते हैं आर्किटेक्चर। फिर बाद में जो बनाना है वो तो मैसन लोग बनाएंगे, बाकी उसकी डिज़ाइन जो भी करना है वो आर्किटेक्चर करते हैं। म्यूज़िक, क्ले आर्ट, मिट्टी के जो बर्तन बनाना है उसको क्ले आर्ट बोलते हैं। कि मिट्टी से अलग अलग आइडल्स बनाने के, मिट्टी के यूटेंसिल्स, वो बर्तन बनाने के, वो सब। ओके, वाइल परफॉर्मिंग आर्ट्स इंक्लूडेड डांस एंड ड्रामा। जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होता है वो क्या होता है, डांस होता है, ड्रामा होता है, क्योंकि ये सबके सामने करना होता है, सबके सामने परफॉर्म करना है, इसलिए उसको परफॉर्मिंग आर्ट्स बोला गया। ओके, वी विल लुक इनटू दिस मैटर्स इन डिटेल्स। अब हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे अलग अलग। ओके, चलो। लिटरेचर इन इंडिया। लिटरेचर मीन्स ज्ञान। इंडिया में ज्ञान कितना था, मीन्स की पढ़ाई।
इंडियन लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। 3 हिस्सों में बांटा गया है इंडियन लिटरेचर को। रिलीजियस मतलब धार्मिक, नॉन रिलीजियस मतलब अधार्मिक, एंड डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स मीन्स जो फॉरेन से जो ट्रैवलर मुसाफिर यहाँ आए उन लोगों ने जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया, बोला, वर्णन किया, जो हम अभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं वो फॉरेन से आया हुआ है। ओके, बाकी हम गुजरात में रह रहे तो हमारी जो मदर टंग है वो कौन सी है? गुजराती। पर फिर भी गुजरात में हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो ये तीसरे नंबर पे आ गया। ओके, तो इंडियन लिटरेचर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। एक तो रिलीजियस मतलब धार्मिक, जैसे संस्कृत है, वो पूजा पाठ जो होता है उसका, एस्ट्रोलॉजर का जो पढ़ने का होता है वो सब रिलीजियस होता है। नॉन रिलीजियस जो बाकी सब पढ़ाई करते हैं जैसे। ओके, और डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर मतलब अंग्रेजी, इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश उसको। ओके, चलो ए रिलीजियस लिटरेचर अब किसको बोलते हैं? द वेदास आर इंक्लूडेड इन द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ इंडिया। देयर आर 4 वेदास: ऋग्वेद, यजुर्वेदा, सामवेद एंड अथर्ववेदा। ब्राह्मण टेक्सिस एंड Aranyaka were created to explain the Vedas, in which the Satpat Brahmin, Gopat Brahmin and Brihadaranyaka may be considered as most important. Okay, अब रिलीजियस लिटरेचर मतलब हमारे भारत इंडिया में एक 4 वेद 4 वेद जिसको बोलते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो वेद में लिखा है वही हम अभी, भले हम वेद अलग से नहीं पढ़ रहे फिर भी वेद की पढ़ाई तो करते ही आ रहे हैं। हम जो श्लोक बोलते हैं, चाहे एक श्लोक बोलो, पर ये 4 वेद में से ही आया हुआ है। ओके, तो हम लोग ये सब 4 वेद है उसको पढ़ते हैं। ओके, और ब्राह्मण ट्रैक्स मतलब ब्राह्मणों की जो बुक होती है, ब्राह्मण का पढ़ने की बुक। ब्राह्मण लोग जो होते हैं वैसे ही ब्राह्मण नहीं बन जाते, ऐसे ही पूजा पाठ करने नहीं बैठ जाते, उसकी भी पढ़ाई होती है। ओके, और वो लोग सब एक्सप्लेन करते हैं, ये सब श्लोक स्तुति सब होते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस रामायण एंड महाभारत एपिक्स आर अ ट्रायंगुलर कॉन्फ्लुएंस ऑफ एंसाइंट इंडिया, so Indian society, culture and religions. Mahabharata, written by Ved Vyas, was initially known as Jai Sanhita, which kept on increasing up to 1 lakh sloks, and Mahabharata was created. Similarly, Ramayana, written by Valmiki, depicts social life and moral standards along with Sri Ram's story. अब रामायण और महाभारत एक एपिक्स मीन्स यादगार, प्राचीन इंडिया की जो इंडियन समाज है, भारतीय समाज, प्राचीन भारतीय समाज। ओके, एंसाइंट इंडियन सोसाइटी मतलब प्राचीन भारतीय समाज में का जो एक बोलते हैं ट्रायंगुलर कॉन्फ्लुएंस मतलब एक मेल, जैसे रिवर ये यहाँ से आती है और यहाँ से एक हो जाता है, उसी तरह कॉन्फ्लुएंस है, मतलब एक ऐसा यादगार प्रसंग है रामायण और महाभारत जो आज भी सब लोग याद करते हैं। तो रामायण जो है, रामायण वो क्या किसने लिखा है? वाल्मीकि ने। रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखा है, और रामायण जो पूरी है वो किसके लाइफ की स्टोरी है? राम, श्री राम भगवान की पूरी बोलते हैं लाइफ स्टोरी है। ओके, श्री राम भगवान की। और महाभारत है वो वेद व्यास ने लिखी है, महाभारत वेद व्यास ने। और शुरू में वो इनिशियली नोन एस मतलब शुरुआत में वो महाभारत कौन से नाम से जाना जाता था? जय संहिता। रामायण का दूसरा नाम है जय संहिता, जो पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में महाभारत उसका नाम रखा। ओके, और उसमें कैसा होता था कि उसमें 1 लाख श्लोक है महाभारत में, श्लोक 1 लाख, और महाभारत बन गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं मेरा वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, so bye.